अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज हर भारतवासी को राष्ट्र सर्वोपरि देखना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास आपके परिवार के सदस्य नहीं हैं तो उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि अब मैं राष्ट्र सर्वोपरि में देश के लिए क्या खतरा है वो आपको बताने वाला हूं, और आपको क्या करना है ये भी आपको बताने वाला हूं। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने देश को तैयार रहने के लिए कहा है। आप लोगों से कहा है कि आप तैयार रहिए। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, दुश्मनों हो जाओ खबरदार, क्योंकि दुश्मन हर एक जगह छिपे हुए हैं। आपको पता है दर्शकों, आपने भारत का नक्शा देखा है ना, उसमें दिखता है हमारे पड़ोसी, कई सारे पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन ये पड़ोसी नहीं है। हमारे पास धोखेबाज पाकिस्तान है, हमारे पास चालबाज चीन है, और एक है चाटुकार बांग्लादेश। ये कभी भी पलटी मार सकता है, पता है आपको। और इन्हीं से सावधान कर रहे हैं हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये बांग्लादेश, मैं इसे चाटुकार क्यों कह रहा हूं, ये हर उस देश का चाटुकार बनेगा जो भारत के खिलाफ है, और ये बांग्लादेश कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को, इसलिए आज बता रहा हूं, ये बांग्लादेश अब तुर्की के साथ आ गया है, पता है आपको। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये तुर्की आस्तीन का सांप है। आज फिर कह रहा हूं, ये तुर्की आस्तीन का सांप है और आगे भी रहेगा। ये सब मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, दुश्मनों हो जाओ खबरदार। ये लोग साजिश रच रहे हैं, ये आज मैं नहीं कह रहा, ये भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना है। यही नहीं, तरह तरह के जो दुश्मन हैं वो सारे साथ आ गए हैं। लेकिन आपको चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक काम करना होगा, लिख लीजिए इसके लिए आपको और हमें मिलकर भारत की सेना का मनोबल बढ़ाना होगा दर्शकों, क्योंकि आपकी चिंता भारत के वीर जवानों को है। वो आपके लिए खड़े हुए हैं सरहद पर सीना तान कर। और इसके साथ ही भारत कूटनीतिक प्रहार भी कर रहा है। कैसे इन दुश्मनों को धराशायी हम कर रहे हैं, दिखाता हूं आपको। भारत की शक्तियों से घबराए दुश्मन। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने मिलाया हाथ। दुश्मन की नापाक साजिश से भारत अलर्ट। पाकिस्तान को भारत ने जमकर पीटा, ये पूरे विश्व ने देखा। और ना केवल पाकिस्तान को पीटा, तुर्की और चीन को भी उसकी हैसियत याद दिला दी। लेकिन अब ये तीनों पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ नया पैंतरा चला रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसमें अब दुश्मनों की तिकड़ी शामिल हो गई है। लेकिन दुश्मन कितना ही चालाक क्यों ना हो, भारत हर घड़ी 24 घंटे 7 दिन अलर्ट पर है। आने वाले समय में खतरे से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसी को लेकर सचेत कर दिया है। Similarly, frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical vision and ideological views, another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh. May have security implications for regional stability and security dynamics. दुश्मनों की करीबियां भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद से तेजी से बढ़ गई है। दुश्मन भारत की ताकत की लाइव टेस्टिंग कर चुका है, और उस टेस्टिंग में भारत ने कैसा धोया ये वो अच्छे से जानता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। भारत ने अपनी समुद्री ताकत को और मजबूत कर लिया है। भारत ने अभी कुछ ही घंटे पहले कवरत्ती युद्धपोत से एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। सबसे खास बात यह कि ये रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है।
ये तस्वीर बताती है कि भारत किसी भी क्षण दुश्मन से जंग के लिए तैयार है और भारत की यही ताकत देख दुश्मन सकपका गए हैं। पाकिस्तान के साथ चीन और बांग्लादेश के गठजोड़ का खुलासा तो हो ही चुका है, लेकिन अब इसमें तुर्की की एंट्री हो गई है। ऐसे में भारत के अगले कदम पर विश्व भर की नजर है। दो मुसलमान देश उस देश के चमचे हैं जो नफरत करता है इस्लाम से, और तीसरा जो कूद पड़ा है वो भी इस्लामिक देश है, टर्की। तो अभी जो हम देख रहे हैं सिचुएशन हमारी, टर्की की परवाह मत करिए, वो तो बहुत दूर है हमसे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान अकेले उसमें दम नहीं है, बहुत पिटाई हुई थी उसकी ऑपरेशन सिंदूर में। बांग्लादेश बीच में फुदक रहा है, 2-4 झापड़ पड़ेंगे वो सही हो जाएगा। तुर्की पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा मेल जोल को बढ़ा रहा है, यानी सरहद के उस पार हलचल तेज है। इसी का नतीजा है कि तुर्की के विदेश मंत्री पाक की धरती पर पहुंच गए हैं। खबर है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। ये गठजोड़ और मजबूत होता दिखाई देगा। ये तुर्की वही है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी। ठीक उसी तरह चीन भी पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन भारत ने परमाणु ताकत की धौंस दिखाने वाले पाकिस्तान और उसके सहयोगियों को ध्वस्त कर दिया था। I think Operation Sindoor is the only example of a conflict between two nuclear weapon states. There have been hundreds of conflicts ever since nuclear weapons have been invented, but only one of the belligerents could have been a nuclear weapon state, the other was normally none. So India has also said that that it will not be deterred by nuclear blackmail. So I thought that I'll clarify a bit on this and give you my take on this. पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है, भारत के खिलाफ दूसरे पड़ोसियों के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, तुर्की, इन सब से निपटने के लिए भारत खुद को और मजबूत करेगा। मेरा ये मानना है कि इसमें खाली सेनाओं का सजग रहने से काम नहीं चलेगा। ऐसे में पूरे देश को सजग रहना जरूरी है। पूरे देश को, जिसको कहते हैं कि एकजुट होके आगे बढ़ना, इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ना, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ना, इसमें ही सेनाओं को भरपूर मदद मिलेगी। मेड इन इंडिया हथियारों पर भारत का फोकस बढ़ रहा है, इससे मजबूती मिल रही है। ये साफ है कि भारत दबने वाला नहीं है। अपने तरीके से इन दुश्मनों को इनकी हैसियत याद दिलाएगा। भारत का तोड़ न चीन के पास है न तुर्की के पास, और पाकिस्तान, बांग्लादेश तो भारत की धमक से पहले ही पस्त हो चुके हैं। देख लिया ना आपने। आज आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, लेकिन सीडीएस ने इस ओर इशारा किया है। ये हमें सीरियस लेना होगा, गंभीरता से लेना होगा। और इन दगाबाज पड़ोसियों को तो हमने सबक सिखाने की तैयारी कर ली है, लेकिन ये आस्तीन का सांप तुर्की, ये हमारा पड़ोसी नहीं है। और आपने सुना एम्बेसडर दीपक वोरा क्या कह रहे थे, इससे खतरा नहीं है, लेकिन ये दुश्मन का साथ दे रहा है। हमारे लिए यह अब किसी दुश्मन से कम नहीं है, इसको अब सबक सिखाना ही होगा। और ये जो बांग्लादेश कल का पैदा हुआ, ये चाटुकार बांग्लादेश में क्यों कह रहा हूं आपको पता है? क्योंकि ये पहले चीन की गोद में चला गया, फिर ये पाक से गले लगने लगा, और अब ये तुर्की की चाटुकारता कर रहा है। और आपको एक बात पता है, ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि इस बांग्लादेश को हथियार मिल सके, और ये जो इस्लामिक आतंकवाद है ना वहां पर, जो हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहा है, उनको खाद पानी दे सके। ये हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है बांग्लादेश और वहां की यूनुस सरकार, लेकिन वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, और ये तुर्की के साथ साजिश रच रहा है हमारे खिलाफ। इसलिए मैं आज उसे चाटुकार कह रहा हूं। इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और आप भी इसे यही कहिए, क्योंकि ये मान नहीं रहा है, ये हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों का चेहरा देखिए आप, 1-2 नहीं, 3-3, 4-4 दुश्मन हमारे, और ये लोग एहसान फरामोश हैं। तुर्की वाले, हमने इनकी मदद की, ये हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और बांग्लादेश तो ये अपनों का नहीं हुआ, ये हमारा क्या होगा? ये यूनुस सरकार वहां के हिंदुओं को मार रही है, इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, ये भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे। ये पहले दिन से ही साफ हो गया था, लेकिन अब भारत को मजबूत होना होगा। विशेष तौर पर आज मैं उन राज्यों के लोगों को एक संदेश दे रहा हूं, सचेत कर रहा हूं।
जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, ये आपके राज्य में साजिश करेंगे, वहां घुसपैठ करेंगे, वहां से भारत को कमजोर करेंगे, लेकिन आपको और हमें इनके खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा होना होगा। आप लोगों को मेरे साथ आना होगा, भारत की सेना के साथ आना होगा, क्योंकि आप लोग भारत की ताकत हैं और इन दुश्मनों को आपके दम पर ही हम पस्त करेंगे। भारत के खिलाफ साजिश में केवल पाक, चीन और तुर्की की तिकड़ी ही शामिल नहीं है, बल्कि हमारा एक और इस्लामिक पड़ोसी तेजी से दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा है, वो है बांग्लादेश। पिछले साल अगस्त से पहले तक जो बांग्लादेश शेख हसीना की सरकार में एक विश्वसनीय पड़ोसी था, वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को गहरा कर रहा है। इस्लामिक झुकाव वाली मोहम्मद यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से अपनी पुरानी दुश्मनी को छोड़ हाथ मिला लिया है, जबकि शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश पाकिस्तान की दुश्मनी चरम पर थी। बांग्लादेश पाकिस्तान का करीब आना भारत के लिए सिरदर्द था। अब एक और मुसीबत सामने आने लगी है। भारत से गर्मागर्मी के बीच पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भी अब बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। तुर्की के रक्षा उद्योग के सचिव हलूक गोरगुन ढाका पहुंचे, जिससे यह साफ हो जाता है कि उनकी बांग्लादेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को बढ़ाना है। इससे पहले बांग्लादेश के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी तुर्की पहुंचे थे। यानी तुर्की ने बांग्लादेश में अपने आप को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, और अगर ये डील हो जाती है तो ये भारत के लिए नई चिंताओं को जन्म दे देगा। इसे सीधे तौर पर बांग्लादेश की तरफ से भारत को घेरने की कोशिश माना जाएगा। ऐसे में भारत को हर कदम बेहद सोच समझ कर रखना होगा। आज तुर्की को भी हम मैसेज दे रहे हैं। आज हमारी ग्रीस के साथ डील हो रही है, उनके साथ मीटिंग हो रही है, उनके साथ हम हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि तुर्की को भी ये लगे कि भैया तुम हमारी घेराबंदी नहीं कर रहे, तुम्हारी घेराबंदी करने में भी हम पूरी तरह से सक्षम हैं। बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति काफी अस्थिर है। ऐसे में खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि तुर्की की खुफिया एजेंसियां बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को आर्थिक और सैन्य मदद दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद तुर्की समर्थित एक संस्था ने बांग्लादेश का नया नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के कई राज्य बांग्लादेश के नक्शे में दिखा दिए थे, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई थी। ऐसे में भारत को कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़कर दुश्मन को सबक सिखाना होगा। दुनिया में भारत की छवि आज नंबर 1 है। 25 देशों ने अपने सबसे बड़े सम्मान दिए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। 18 देशों की नेशनल असेंबली पार्लियामेंट्स को उन्होंने एड्रेस किया। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। पूरी दुनिया में माना जाता है, और ये अमेरिकन कंपनियां कहती हैं, नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे लोकप्रिय लीडर है। सो डिप्लोमेटिकली जो आप देख रहे हैं, भारत की छवि इस समय पूरी दुनिया में बेमिसाल है। तुर्की का बांग्लादेश को सैन्य सहयोग दक्षिण एशिया में भारत के लिए बड़ा खतरा भी बन सकता है, क्योंकि दुश्मनों का प्लान भारत को चारों दिशाओं में घेरने का है। इसलिए हम सबको एकजुट रहना होगा, जिससे भारत की सुरक्षा पर दबाव बन सकता है। इससे निपटने के लिए भारत की योजना तैयार है, क्योंकि हमारी सेना के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। देश की तरफ आंख उठाकर देखने वाले अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हम सब एक हैं। एक रहेंगे तो देश सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये दुश्मन बहुत बड़ी चाल चल रहा है, इसलिए मैंने आज राष्ट्र सर्वोपरि में इस चाल के बारे में आपको बताया है, ताकि आप भी सतर्क रहें, हमारी सेना का मनोबल बढ़ाएं। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ूंगा, और आज आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मुझे सुनिए और बताइए कि अगर आपके इलाके में कुछ लोग बाहर से आकर रहने लगे, आपसे घुल मिल जाएं, वहीं पर काम भी करने लगे, फिर थोड़े दिन बाद वो वहां की हर सुविधा पर अपना हक जमाने लगे, और उसके बाद वोट का अधिकार भी ले लें, और फिर आपसे कहें आपका क्या काम है भाई, यहां आप लोग कौन हैं, क्या करेंगे आप? शुरुआत में थोड़ा आश्चर्य आपको जरूर होगा कि भाई ये हो क्या रहा है, ये लोग तो हमारे सामने आए और हमें ही आंख दिखा रहे हैं। पहले तो हमारे घर में घुस गए, फिर यहां आकर रहने लगे, और अब
हमें ही आंख दिखा रहे हैं। ये कहानी किस्सा नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है बिहार में, और वहां बड़ी संख्या में घुसपैठिए सालों तक वहां पर आकर रहने लगे, अब वोट का अधिकार भी चाहते हैं। सोचिए जरा आप, ये घुसपैठिए क्यों चाहते हैं वोट का अधिकार? थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए। क्योंकि चुनाव आयोग ने तो इनको बाहर निकालने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वहां आपको पता है विपक्ष को इस बात का बुरा लग रहा है। अरे भाई, क्यों बुरा लग रहा है आपको? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर घुसपैठियों को, वोटर्स जो बन गए हैं भारत के, उन्हें हम बाहर निकाल रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? अगर घुसपैठियों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? आज राष्ट्र सर्वोपरि में देश की जनता उन नेताओं से यही पूछ रही है। और बड़ी बात आपको पता है एक और क्या? आखिर इन्हें, ये जो घुसपैठिए हैं, इन्हें ये अधिकार किसने दिया? वो भी बिहार में। ये गड़बड़ झाला किसने किया भाई? बताइए जरा। और जब चुनाव आयोग इस पर लगाम लगा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। दर्द होता है तो होने दो, कुछ भी हो जाए, घुसपैठियों पर चोट की जाएगी, उन्हें वोट देने नहीं दिया जाएगा। और ये हमारे देश का हर नागरिक कह रहा है, ये तो हमारा हक है। आप पहले तो आए यहां पर रहने लगे और अब वोट भी मांगेंगे, वोट भी देने का अधिकार मांगेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, घुसपैठियों को बाहर निकालना होगा। लेकिन आपको पता है बिहार में कुछ लोग हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ना, थोड़ा दिमाग लगाइए, इन नेताओं के चेहरे देखिए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में अवैध प्रवासी भी एक बड़ी समस्या है। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा जहां दूसरे देशों के नागरिक अवैध रूप से जाकर ना बसे हों। लेकिन अब अवैध लोगों के खिलाफ पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन के लिए कह दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और वोटर लिस्ट अपडेट करने के मुद्दे पर विपक्ष ने अब बवाल काट दिया है। चुनाव आयोग हर बड़े चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करता है ताकि फर्जी वोटर्स के नाम हटाए जा सके और नए और योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके। ये देश के लिए जरूरी भी है। हर तरीके से फर्जीवाड़े को खत्म किया जा सके, जो योग्य मतदाता है उन्हें मौका मिले, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश की ताकत उसकी जनता ही होती है। जनता ही फैसले लेती है कौन उनका अगला जनप्रतिनिधि होगा, किस इलाके, किस शहर, किस राज्य और देश की कमान संभालेगा, किसके हाथ में देश सबसे बेहतर तरह से चलेगा। इसके लिए समय समय पर वोटर वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है ताकि अवैध मतदाता इस प्रक्रिया से हटते चले जाएं और फैसला वही लें जो भारत के योग्य मतदाता हैं। इसलिए तो सवाल उठ रहा है कि आखिर इस प्रक्रिया से विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है? क्यों आखिर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है? आखिर वोटर वेरिफिकेशन में ऐसा क्या है जिससे विपक्ष ने बवाल खड़ा कर दिया है? क्यों विपक्ष इसे वोटबंदी का नाम दे रहा है? बिहार में इस बार विशेष गहन पुनर्निरीक्षण चल रहा है जिसमें 7.89 करोड़ मतदाताओं की सूची की जांच हो रही है। इसके लिए हर वोटर से पहचान और पते के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। 1987 से जन्म लेने वालों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इससे पहले 2003 में वोटर वेरिफिकेशन शुरू हुआ था। 2003 में जिनका नाम था वो सुरक्षित हैं, उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा। लोगों को वेरिफिकेशन कराने के लिए 11 दस्तावेजों की लिस्ट बनाई गई है जिनमें आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड मान्य नहीं होंगे। मान्य दस्तावेजों में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स ही मान्य होंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि 22 साल बाद हो रही ये प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बता रहा है और एनडीए के नेता इस प्रक्रिया को सही बता रहे हैं। कह रहे हैं कि फर्जी वोटर्स को हटाने से डर केवल गलत लोगों को है।
लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं? क्या सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? ये तो जाहिर सी बात है कि वोटर वेरिफिकेशन होगा तो घुसपैठियों के चेहरों पर लगा फर्जी नकाब हट जाएगा। इसका मकसद भी यही है, फर्जी वोटरों को हटाना और मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना। लेकिन बिहार में कोई योग्य वोटर इससे नहीं छूटेगा, बावजूद इसके विपक्ष विरोध कर रहा है। लेकिन भारत में लोकतंत्र की इससे जीत होगी, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र सर्वोपरि तभी बनेगा जब राष्ट्र के लोग वोट देंगे। इसलिए घुसपैठियों को बाहर करने के लिए ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और मैंने एक बात कही अभी थोड़ी देर पहले, घुसपैठियों को बाहर कर रहे हैं तो कई नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आज इन नेताओं के चेहरे तो आपने देख लिए, लेकिन ये नेता कैसे हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है, और आपको भी इनसे सवाल करना चाहिए। आज राष्ट्र सर्वोपरि में एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं। आपको पता है, जब इनकी दाल नहीं गलती है तो ये भारत बंद ले आते हैं। भारत बंद 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उद्योग CII के मुताबिक उसकी ही रिपोर्ट है, भारत बंद से इकोनॉमी को करीब करीब 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान होता है। ये एक दिन का मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको, और आप लोग बताइए कि ये भारत बंद करके क्या करना चाहते हैं। जब देखो तब भारत बंद, भारत बंद। अरे क्यों करें हम भारत बंद? नहीं करेंगे भारत बंद, नहीं करेंगे। दुकान भी खोलेंगे, स्कूल भी खुलेगा, सड़क भी बनेगी। बंद होगी तो आप लोगों की नेतागिरी। अरे आपको बंद करना है, पार्टी कार्यालय बंद कर दीजिए, भूख हड़ताल करिए ना, भरपेट खाना खा लेंगे और आ जाएंगे भारत बंद करने। क्यों भाई, क्यों करना है आपको भारत बंद? आप भूख हड़ताल करिए, मत खाइए 5 दिन खाना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत बंद नहीं होगा। क्यों करें? आपको खाना नहीं खाना है भूख हड़ताल में, ऐसा प्रदर्शन करिए, अरे रैलियां करिए ना, विरोध करिए, कौन मना कर रहा है आप? लेकिन भारत बंद नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि भारत बंद से हमारे देश का नुकसान हो रहा है, हर देशवासी का नुकसान हो रहा है। और ये नेता अगर ऐसे ही भारत बंद करके आपकी दुकान या आपके घर के सामने या आपकी गाड़ी को रोक रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और ये जो भारत बंद करते हैं ना, आज इनकी फ्लॉप फिल्म में दिखाने वाला हूं। और ऐसे ऐसे नेता बिहार के जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, उनकी भी आज बड़ी फजीहत हुई है। आप देखेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। देखिए जरा। सड़कों पर क्रिकेट, भीड़ में फंसी एम्बुलेंस, भैंसों के साथ प्रदर्शन, कहीं रेल रोकी तो कहीं आग लगाई। ये उस बिहार बंद की तस्वीरें हैं जिसका आह्वान राज्य में महागठबंधन ने किया था। ये बिहार बंद ही कितना संजीदा दिखाई दे रहा है, इससे आप विपक्ष की देश के प्रति सोच को जोड़ सकते हैं। ये तस्वीरें विपक्ष की सच्चाई दुनिया के सामने, देश के सामने लाने के लिए काफी है। जिस तरह से विपक्ष ने बिहार बंद किया, क्या ऐसे कभी देश, क्या बिहार आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि इस बिहार बंद का असर तो कम देखने को मिला, लेकिन उससे ज्यादा हुड़दंग दिखाई दिया। बिहार बंद में महागठबंधन के समर्थकों ने सड़क से लेकर रेल की पटरियों तक खूब हंगामा किया। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी सहित 6 दलों ने अलग अलग जिलों में हुंकार भरी, लेकिन कुछ ही जिलों को छोड़ दें तो ज्यादातर जगह पर बिहार बंद की हवा निकल गई, फ्लॉप प्रदर्शन दिखाई दिया। महागठबंधन को न जनता का समर्थन मिला और ज्यादातर जगह पर महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता दादागिरी करते दिखाई दिए। इन सब के बीच लालू के लाल तेजस्वी के साथ कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पटना की सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। पूर्णिया में पप्पू यादव ने चक्का जाम की अगुवाई कर दी। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पप्पू यादव और उनके समर्थक ट्रेन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि
ट्रेन रोकने की वजह से, राष्ट्र को हंगामे की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ता है। या नागरिकता चुनाव आयोग पूछेंगे, अब हमको बताइए ना, चुनाव आयोग पूछेंगे, चुनाव आयोग होते कौन है? मेरी नागरिकता पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना के हो गए। पप्पू यादव की किरकिरी तो इस वक्त हो गई जब राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ने गए तो उन्हें गाड़ी पर चढ़ने से रोक दिया गया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की भी कुछ ऐसी ही फजीहत हुई। कन्हैया कुमार को भी राहुल तेजस्वी की गाड़ी से धक्का देकर गार्ड ने बाहर फेंक दिया। महागठबंधन की तरफ से बुलाए गए बिहार बंद पर बीजेपी हमलावर है, क्योंकि वोटर वेरिफिकेशन देश की तरक्की में कदम है। अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। कांग्रेस पार्टी बूथ कैप्चरर रही, राष्ट्रीय जनता दल उससे बढ़ के ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करने का। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते। जनता ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, आई बेचारे आंदोलन में लगे हैं। बिहार बंद के दौरान महागठबंधन के नेताओं की फुस बिहार बंद और दादागिरी की तस्वीरों की लिस्ट लंबी है, लेकिन ये तस्वीरें सवाल जरूर उठाती हैं कि विपक्ष कैसे बिहार की जनता को वोटर लिस्ट के नाम पर गुमराह कर रहा है। इन्हें देश की कोई फिक्र नहीं, बल्कि ये सिर्फ अपना सियासी फायदा देख रहे हैं। लेकिन ये नेताजी नहीं जानते कि जनता सब कुछ जानती है, जिसका उदाहरण आज ही इन्हें जनता ने दे दिया। इन नेताओं को जनता देश के उत्थान के लिए चुनती है। इन्हें अपने मत से ज्यादा राष्ट्र को सर्वप्रथम रखना चाहिए, क्योंकि देश है तभी हम हैं। ये बिहार के नेताओं को तो आपने देख लिया, लेकिन आज मैं आपको एक नेता जो दादागिरी कर रहे हैं उनकी तस्वीर दिखा रहा हूं। आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, आप सिर्फ इस नेता को देखिए, इसे पहचानिए और सोचिए कि ये नेतागिरी है या दादागिरी है। देखिए जरा। ना, इनकी वेशभूषा देखकर कंफ्यूजिया नहीं जाइएगा। ये वही सफेद पोश नेता ही हैं जिन्हें आप पूरे विश्वास के साथ चुनते हैं। ये वही नेताजी हैं जिन्हें आप देश के विकास के लिए 5 सालों तक सत्ता की चाबी सौंपते हैं। इनके कपड़ों को देखकर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। तो आखिर हुआ क्या? ये आपको सफेद कुर्ते पाजामे की जगह केवल बनियान में पब्लिक प्लेस पर दिख रहे हैं। एक रेस्टोरेंट में केवल एक बनियान और लुंगी में अपनी नेतागिरी झाड़ रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये पन्नी में सबको एक एक कर क्या सुंघा रहे हैं। ये पन्नी में दाल है। ये वो दाल है जो नेताजी ने ऑर्डर की थी, लेकिन हुआ कुछ कि ये दाल निकली खराब और इस पर आ गया नेताजी को गुस्सा और उन्होंने शुरू कर दी मुक्केबाजी। अब आप इनका इंट्रोडक्शन भी लीजिए। ये है महाराष्ट्र शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़। इन्होंने मुंबई आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल में खाने के लिए एक ऑर्डर दिया। खाना जब इनके पास आया तो पता चला कि खराब दाल सर्व की गई है। दाल से बदबू आ रही थी। बस फिर क्या था, दाल का ये हाल देखते ही विधायक गायकवाड़ अपना आपा खो बैठे। उन्होंने दाल का पैकेट सुंघाते हुए कैंटीन चलाने वाले शख्स को थप्पड़ और घूंसे तक जड़ दिए। देख लिया ना? और दर्शकों, अब वक्त आ गया है इन नेताओं को सबक सिखाने का, और इसलिए आज मैं आपसे एक ऐलान कर रहा हूं और आपको जुड़ना होगा हमारे साथ। देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक आंदोलन, जहां सियासत बांट रही है, जनता को मार रही है, आपको जुड़ना है राष्ट्रवादी समूह से। राष्ट्रवादी समूह ये एक मुहिम है हमारी और आप हमारे सिपाही हैं। आपको पता है, इस मुहिम से आप जुड़ेंगे, इस नेटवर्क से आप जुड़ेंगे, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जैसे ही आप राष्ट्रवादी समूह से जुड़ेंगे, हमें लिखकर भेजिए कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। हम आपको रिपब्लिक बुलाएंगे,
अर्नब गोस्वामी आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपके साथ बैठेंगे और जहां से मैं राष्ट्र सर्वोपरि पढ़ रहा हूं उस स्टूडियो में भी आपको बुलाएंगे। तो इससे जुड़ जाइए और राष्ट्र सर्वोपरि रखिए। फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।